हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का चैप्टर। और मैं इस चैप्टर में आपका हर एक वो टाइप कराऊंगा जो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ और इवन आपके यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही हैं, उसमें भी ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। तो परसेंटेज का हम फुल जितने भी टाइप्स बनते हैं सारे आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इन वीडियोस को पार्ट में डाल दूंगा, लेकिन हम चैप्टर परसेंटेज को आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम 100 से किसी चीज़ की तुलना करें तो वो कितना बनता है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई भिन्न 2/5 है, कहने का मतलब ये है कि 5 में से मैं 2 की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये समझो किसी बच्चे के 5 में से 2 नंबर आ रहे हैं, अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने का सही तरीका है कि जो टोटल क्वांटिटी है उसको तुम 100 मान लो और जो तुम्हारा बन रहा है उसको निकाल लेंगे। जैसे 5 में से 2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर तो 5 है, अगर मैं 5 से तुलना कर रहा हूँ तो 2 आ रहे हैं। अगर मैं 100 से तुलना करूँगा, 5 को अगर मुझे 100 बनाना है तो 20 से गुणा किया है मैंने, तो 20 से मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कितने आ रहे हैं? 40। या मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी बच्चे के 5 में से 2 नंबर आ रहे हैं तो उसके कितने 40 परसेंटेज नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम में मिलते थे, किसी बच्चे के मान लो 35 नंबर आ रहे हैं, कितने में से? 50 में से। ऐसे ही तो लिखते थे, 50 में से किसी बच्चे के 35 नंबर आ रहे हैं। अब ये तो 50 में से 35 है, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो हमें तुलना किससे करनी पड़ेगी? 100 की। जितने भी टोटल नंबर का पेपर है उसको हमें 100 मान के चलना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, टोटल नंबर का पेपर 50 का है, अगर मुझे इसे 100 बनाना है तो मैं क्या करूँगा? 2 से गुणा करूँगा, यानी इसमें भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 70। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी बच्चे के अगर 50 में से 35 नंबर आ रहे हैं तो उसके परसेंटेज कितनी बन रही है? 70 परसेंटेज बन रही है। और इन शॉर्ट अगर किसी भिन्न को हमें परसेंटेज में बदलना है तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। जैसे 2/5 है, तो 2/5 की अगर परसेंटेज बनानी है तो मैं क्या कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा, तो भी हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि 35 नंबर आ रहे हैं किसी के 50 में, अब ये भिन्न दे रखी है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है? 100 से गुणा, यानी कितना आ गया? 70 परसेंटेज। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भिन्न को या किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में हमें बदलना है, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, जैसे 70 परसेंटेज है, अब ये कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको अगर मालूम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मालूम तो आपको ये आना ही चाहिए। तो पहले शुरुआत करेंगे हम छोटे छोटे कंसेप्ट से ही। अब जैसे 70 परसेंटेज है, इसको लेके चलते हैं 40 परसेंटेज। अब हो सकता है कि 40 परसेंटेज का अगर वो पूछ ले कि कितना भिन्न बनेगा, तो 40 परसेंटेज का अगर हम भिन्न बनाएंगे तो 40%, जब भी परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अगर हमें परसेंटेज बनाना है किसी को तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2/5। तो इसकी भिन्न क्या हो गई? 2/5। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर हमें किसी परसेंटेज को भिन्न में या किसी नंबर में चेंज करना है तो उसमें 100 से भाग करना पड़ेगा और परसेंटेज हमारी हट जाएगी और भिन्न बन जाएगी या फिर कोई नंबर हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट कि कैसे परसेंटेज बनाते हैं और कैसे परसेंटेज हटाते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी परसेंटेज का जो हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा अगर आप इस पे वेस्ट करोगे तो आपके दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो एग्ज़ाम में हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यानी कुछ भिन्न है वो हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी भिन्न है, और देखो इनके यूज़ आगे आएंगे, अभी मैं जो कराता जा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखते जाइए। जैसे मैं लिखूँ 1/1, अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो कितना बनेगा? 100% बनेगा। सीधी सीधी बात है, अभी बताया मैंने, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे। 1/1 में अगर 100 से गुणा करूँगा तो 100% बनेगा। ऐसे ही 1/2 का भिन्न का परसेंटेज बनाएंगे तो कितना बनेगा? 50 परसेंटेज। 1/3 का कितना बनेगा?
33 सही 1/3%, या फिर इसी को कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है 33.33%। तो याद रखना है ऐसे दे दे या ऐसे दे दे तो उसका भिन्न बनेगा 1/3। ऐसे ही 1/4 का बनता है तुम्हारा 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, और इसी को कभी कभी दे देता है 16.66%, और अगर थोड़ा सा उसको और फंसाना होता है तो वो दे देता है 16.67%। पिछली बार रेलवे आरपीएफ में ये क्वेश्चन बन रहा था कि इस टर्म में दे रखा था और कोई नंबर वगैरह दे रखे थे तो हमें सॉल्व करना था। अगर किसी बच्चे को ये मालूम होता कि 16.67% कितना होता है 1/6 होता है तो उसके लिए वो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। और जो इसको 16.66 को सॉल्व करने लग रहा था, जैसे सॉल्व कैसे करते 16.67 इसको हटा के 100 लगाएंगे तो इसको सॉल्व करते ही रह जाएंगे, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो वही मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको हमें लर्न करना है बाय हार्ट। अगर हमें दिख जाए 16.67% तो हमें समझ जाना है कि ये 1/6 भिन्न बन रही है, ठीक है। और इनके अभी यूज जो है हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। 1/7 बनता है तुम्हारा 14 सही 2/7%, और पॉइंट में अगर लिखा जाए तो यही बनता है 14.28%। 1/8 12.5%, 12.5 1/9 11 सही 1/9%, और इसी को कभी कभी फंसाना हो उसको तो दे देगा 11.11%। 1/10 तो सबको ही पता होता है, 1/10 होता है तुम्हारा 10%। अब इसके आगे वाले 1/11 9 सही 1/11% बनता है तुम्हारा। 1/12 8 सही 1/3% बनता है। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 देखो 1/14 कैसे निकाल लेंगे हम, बना ले 1/7 हमें मालूम है तो 1/7 का 1/14 करना है, यानी 1/7 का जो भी है उसको 1/2 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे 1/2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सही 1/7%, और इसको ही लिख सकते हैं 7.14%। 1/15 6 सही 2/3%, या फिर इसी को लिख सकते हैं 6.66%, या फिर इसी को लिख देगा 6.67%। 1/16 4 सही 1/6 हो जाएगा तुम्हारा 6 सही 2/3 हो गया 6 18, और 1/16 हो जाएगा 6.25, यानी 6 सही 1/4%, इसी को लिख देगा 6.25%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 1/18 कैसे बन जाएगा तुम्हारा 1/9 से बन जाएगा, यानी 1/9 का 1/2 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 सही 5/9%। 1/19 का होगा 5 सही 15/19%, ठीक है, और 1/20 का हो जाएगा 5%। अब इनके अलावा कुछ और भी हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, जैसे एक आता है 3/8, इनको तो याद रख ही लेना। 3/8 होता है 37.5%, 5/8 62.5%, ठीक है। तो ये और दो हैं, इनको भी तुम्हें याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये दोनों, और बाकी के ये सब तो तुम्हें याद रखने ही रखने हैं। तो या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इनको लिख लेना। अब आते हैं परसेंटेज के अगले चैप्टर्स कंसेप्ट पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एक मिनट, ये 1/19 को करेक्ट कर लेना, 5 सही 5/19% होगा, ठीक है। ये 5 सही 5/9, ये 5 सही 5/19।
अब देखो इसमें अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें जो सीखना है वो है तुम्हारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं क्रमवार वृद्धि। क्रमवार वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। तो देखो ये होता क्या है सक्सेसिव इंक्रीमेंट, और ये हमारे बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस में ये वाला कंसेप्ट लगेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसका यूज़ अच्छे से मालूम पड़ेगा, ठीक है। अभी जो कंसेप्ट है वो समझिए। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम लगातार बढ़ाते जाएं, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम परसेंटेज में इसको लगाएंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, अब मैं ये बोलूँ कि मैंने इस पर 10% का इंक्रीज़ कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उस पर भी मैंने 10% का इंक्रीज़ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 2 बार 10% का इस पर इंक्रीमेंट किया है। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर लगातार 10% की क्रमवार वृद्धि कर रहा है तो उसकी एक क्रमवार वृद्धि कितनी निकल के आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस पर 10 कर रहा है तो आंसर तुम लगा दो कि 20% वृद्धि हो जाएगी, तो ये नहीं है, ठीक है। इसी को सीखिए कैसे निकलता है ये। अब 10% की वृद्धि हो रही है, तो मैं अगर कोई वैल्यू मान लूँ कि मेरे पास मान लो 100 रुपये हैं, इस पे मैंने 10% का इंक्रीमेंट किया, तो 10% इंक्रीमेंट कैसे होगा, इसका 110% निकालना पड़ेगा मुझे। फिर 10% का इंक्रीमेंट कर दिया तो इसका भी 110% निकालना पड़ेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 121। पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 121। तो कितनी बढ़ गई, 21%, 21 बढ़ गई। और जो चीज़ 100 पे जितना भी बढ़ेगा या घटेगा उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा परसेंटेज है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैंने 10% के सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाए, यानी क्रमवार वृद्धि करी किसी वस्तु पर, तो वो कुल मिला के 21% बढ़ जाएगी। 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो मुझे इतना ये सब न करके मुझे डायरेक्ट इसका एक कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। क्या कंसेप्ट होगा वो, अगर कभी 10% की 2 क्रमवार वृद्धि लगाएगा तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे 10% की पहले बढ़ाई 10%, फिर अगला भी 10% बढ़ाया तो प्लस 10%, फिर 10 + 10, फिर क्या करना है इनका 10 × 10/100। तो 10 और 10 ये तो 20 हो जाएगा, और ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21% आ जाएगी। अब क्वेश्चन में वो तुमसे यही पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा कि वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि किसी वस्तु पर 10% की क्रमवार वृद्धि कर दी जाए, सक्सेसिव इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो वो जो वस्तु है वो कितने % बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट हम बता देंगे कि वो कितने % बढ़ जाएगी, 21% बढ़ जाएगी। हमें ये सब नहीं करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हमें, इससे पहले भी मैं एक आप लोगों को मतलब परसेंटेज किसी चीज़ पे कैसे, कितना कम है कितना ज़्यादा है वो कैसे निकालते हैं ये और देख लीजिए। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 रुपये हैं, वो बढ़ के बाद में कितने हो गए, 12 हो गए। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि कितने % जो है ये पैसे बढ़ गए। 10 रुपये से 12 रुपये हो गए, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास 10 थे 12 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। अब हमेशा किस पे बढ़ेंगे, पहले जो मेरे पास थे उस पे बढ़े हैं ना, 12 पे, 12 तो हो गए हैं। तो हमेशा नीचे वैल्यू वो रखनी है जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी जिसकी वो बात कर रहा है। 10 रुपये थे 12 हो गए, यानी मैं ऐसे लिखूंगा कि 10 पे 2 बढ़ गए। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो मैंने बताया कि परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 20%। तो 10 से अगर रुपये 12 हो रहे हैं तो कितना % बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसका उल्टा मैं बोलूं कि मेरे पास पहले मान लो 12 रुपये थे, अब वो 10 रुपये हो गए, क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने % घट गया। तो 12 थे 10 रुपये हो गए, तो कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, किस पर, 12 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। माइनस लगाओ मत लगाओ, बस हमें ये याद रखना है कि कमी हो रही है यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेंगे, और 1/6 × 100, और 1/6 का % मैंने डायरेक्ट आपको याद कराया हुआ है पिछले 16 से ही, 2/3%। तो मैं ये कहूँगा कि अगर 12 से कोई चीज़ 10 हो रही है तो कितने % की कमी हो रही है, 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है, ठीक है।
तो इनको भी याद रखना है कि हमें परसेंटेज वृद्धि कमी कैसे निकालनी है। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। कोई चीज़ 100 रुपये थी, 2% 2 बार हमने क्रमवार वृद्धि 10% की लगाई तो 110%, 110% तो हो गया 121। अब 100 से 121 हो रहा है तो हमें मालूम है पहले 100 था, अब हो गया 121, तो 100 पे कितना बढ़ गया, 21 बढ़ा है ना, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया हमारा 21% आ गया। और वैसे भी हमें याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़ 100 पे बढ़ रही है या 100 से घट रही है तो हमें उसका ये परसेंटेज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 ही तो बेस होता है परसेंटेज का। तो 100 से 121 हो रहा है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है, 21% बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रमवार वृद्धि। अब जरूरी नहीं है कि वो 10% दे। क्वेश्चन में बोल सकता है कि किसी वस्तु पर 2 लगातार वृद्धियां दे देगा, वो क्रमशः मान लो 10% तथा 20% है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन में वो ऐसे दे देगा आपको कि कोई वस्तु है उस पर 2 लगातार वृद्धियां हो रही हैं, एक 10% की हो रही है, एक 20% की हो रही है। अब क्वेश्चन में वो तुमसे पूछ रहा है कि टोटल कुल मिला के उस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, हमें मालूम है 10% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या लिखेंगे +10 + 20। अब ये देखो यहाँ पर जो साइन आएगा ना वो इनके अकॉर्डिंग आता है, ये भी प्लस 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 क्या होता है प्लस। अब क्या करना है 10 × 20/100, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 + 2, यानी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 32%। यानी अगर कभी हम 2 वृद्धि किसी वस्तु पर करेंगे, किसी मूल्य पर करेंगे, एक 10% की और एक 20% की, तो हमारा आंसर 30 नहीं आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 32% आएगा। वो ऐसे होगा। ठीक है, अब इनके डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ये जो कंसेप्ट है आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से सीख लेना। अगर मैं कहता हूं कि पहले कोई जो वृद्धि हुई है वो A% की हुई है और फिर वृद्धि हुई है B% की, तो कुल वृद्धि कैसे निकालूंगा मैं, यानी A + B इन दोनों के हिसाब से प्लस 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 आ जाएगा, A × B/100। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगी, कुल वृद्धि आ जाएगी कि उस वस्तु में कितने की वृद्धि हो गई। ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि A% की कमी हो रही है और B% की भी लगातार कमी हो रही है, यानी किसी वस्तु के मूल्य में पहले A% की कमी हुई फिर B% की कमी हुई, तो इसको कैसे लिखेंगे, कमी होने का मतलब है कि -A, B की भी कमी हो रही है तो -B, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, A × B/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि किसी वस्तु पर A% की वृद्धि हो रही है और B% की कमी हो रही है, तो कितने % वृद्धि या कमी निकल के आएगी, तो क्या होगा, A की वृद्धि हो रही है यानी A तो तुम्हारा प्लस में, आगे प्लस लगाओ मत लगाओ, B की कमी हो रही है तो लिखूंगा -B। अब प्लस माइनस क्या बनता है माइनस, A × B/100। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि A% की कमी हो रही है मान लो और फिर उसके बाद B% की वृद्धि हो रही है, तो क्या बन जाएगा ये तुम्हारा A% की कमी -A, B% की वृद्धि +B प्लस माइनस माइनस A × B/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी मान लो इनमें से कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो वृद्धि दिखाएगा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। मान लो इनको सॉल्व करके कोई आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो उससे हमें ये समझ जाना है कि इतने प्रतिशत की उस वस्तु पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगातार वृद्धि, और इस कंसेप्ट को अगर हम नाम देना चाहें ये वाला दोनों, सॉरी ये वाला नहीं, दोनों कमी होने वाला, तो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीमेंट, सक्सेसिव
डिक्रीमेंट, यानी क्रमवार कमी या क्रमवार छूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो कंसेप्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का तुम्हारा जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसमें देखना इसका बहुत अच्छा यूज़ हम मतलब क्वेश्चन में लगाएंगे, इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। और सक्सेसिव डिक्रीमेंट तुम्हारे ये जो बट्टे वाले क्वेश्चन है ये वही कंसेप्ट है। ठीक है, आगे आगे देखते जाओगे कि कैसे मतलब एक टॉपिक दूसरे से लिंक होता जा रहा है। तो अभी परसेंटेज को एक चैप्टर की तरह तुम्हें लेके नहीं चलना, परसेंटेज को लेके चलना है कि ये एक टूल है तुम्हारे लिए। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो, बस यही अरिथमेटिक में 2 चैप्टर हैं, जो इनको अच्छे से समझ लेगा फिर उनको अरिथमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट इस कंसेप्ट को बोल सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इन्हीं को मतलब लगा के देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि किसी वस्तु के मूल्य में, पहले वाले को लगा रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर उसके मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, यानी लगातार 2 वृद्धियाँ हो रही हैं। तो वृद्धि हो रही है तो ये प्लस ये भी प्लस और प्लस 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 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 20 गुणा 30/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 50 हो जाएगा और ये 6, तो कितना हो गया 56%। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में हम पहले 20% की वृद्धि करें फिर 30% की वृद्धि करें तो उस वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी, 56% की हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को वो तुम्हें कैसे एक आयताकार के फॉर्म में बना के दे देगा। इस क्वेश्चन को मान लो कि आयताकार में देखो एक तो लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो कहेगा कि आयताकार की लंबाई में, मान लो इसी को बना लेते हैं, आयताकार की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। तो फिर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट हम 2 वृद्धियाँ लगा कर निकाल लेंगे और ये जो वृद्धि आएगी वो हमारे क्षेत्रफल में आएगी। यानी पहले जो भी क्षेत्रफल रहा होगा अब उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इनको बताऊंगा कि इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगने, कहाँ कहाँ ये यूज होने हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया वृद्धि का। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोल दे तुमको कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, फिर उसके बाद उसमें 30% की भी कमी हो गई, तो बताओ कि उसके मूल्य में कितने % की कमी हो जाएगी। तो अब देखो ये कमी का आ गया, यानी 20% की कमी -20, फिर 30% की कमी हो रही है तो -30%। लगाओ मत लगाओ क्योंकि परसेंटेज में ही चल रहा है तो आंसर परसेंटेज में ही आएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो उसको प्लस लगा देंगे। सॉल्व ऐसे ही करना है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 50 और ये प्लस का 6। तो माइनस प्लस क्या आता है तुम्हारा, माइनस प्लस माइनस, 50 में से 6 गए तो 44 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है तो -44%। लेकिन आंसर जो है वो माइनस में नहीं देगा, वो खाली ये देगा 44% की वृद्धि या 44% की कमी। तो मैंने बताया था कि अगर माइनस में नेगेटिव में हमारा साइन आता है ये लगाने के बाद तो वो क्या दर्शाता है, वो बताता है कि कमी हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 44% की कमी हो रही है। नेगेटिव में, नेगेटिव से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझना है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो कमी दिखा रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो वृद्धि दिखा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाले भी तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। अब ये सीखिए कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट हम किन किन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जिससे कि आपके जो आने वाले क्वेश्चन है वो इजीली हो जाए। देखो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हर उस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल है, मान लो x गुणा y बराबर x y बन रहा है। ठीक है, x गुणा y बराबर x y अगर तुम्हारा बन रहा है, यानी कोई भी ऐसी 2 वस्तुएं या कोई भी 2 ऐसे मान जिनका गुणा बन के एक कोई वैल्यू निकल के आती है। तो क्वेश्चन में कहता है कि इसको मैं 20% बढ़ा दूं और इसको मैं 30% बढ़ा दूं, तो बताओ कि ये जो x y है वो कितने % बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये होता है तुम्हारा, यानी किसी भी 2
वस्तुओं का, किसी भी दो क्वांटिटी का अगर गुणा होके एक नई क्वांटिटी जो बन के आती है, तो क्वेश्चन तुमसे ये बनता है, तुम्हारा ये बनता है कि पहले वाले में 20% की वृद्धि कर दे, दूसरे वाले में 30% की वृद्धि कर दे, या कमी कर दे, कुछ भी बोल दे। हमने सीख लिया है वृद्धि, कमी या टोटल कैसे निकालते हैं। तो जब भी वो पूछेगा वो टोटल तुम्हारा इस पे पूछेगा, यानी इस पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जैसे समझिए कि मैं यहाँ पे लिखूँ 20 गुणा 30 बराबर कितना आता है, 600 आता है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि पहली वाले पे मैं 10% की वृद्धि कर रहा हूँ, पहले वाले पे मैं 10% की वृद्धि कर रहा हूँ, दूसरे वाले पे भी मैं चलो 20% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कि इस पे कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका तो ये है कि पहले इसका 10% निकाल लो, फिर इसका 20% और इनमें जोड़ के गुणा कर दो और वहाँ से निकाल लो। चलो बेसिक तरीका देखते हैं। जैसे इसमें 10% की अगर वृद्धि करूँगा तो इसका अगर 20 का 110% निकालूंगा तो कितना आएगा, 22 गुणा, अब इसमें 20% की वृद्धि करने का मतलब है कि 30 का 20% कितना होगा, 6 जोड़ दूंगा 36। तो इसको सोल्व करके कितना आएगा, 22 6 132, 13 कैरी लगा और 22 दिया 66 9 7 792 हो गया। अब पहले 600 था, अब कितना हो गया, 792 हो गया। तो कितने % की वृद्धि होगी, तो कैसे लिखेंगे, 600 था स्टार्टिंग में, 792 हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है, 192 की वृद्धि हो रही है ना, तो ऊपर लिखेंगे 192 की वृद्धि और परसेंट निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 से, 36 18 6 दूनी 12। तो कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। लेकिन हमें इस कैलकुलेशन से बचने के लिए कि इसका इतना % निकालो, इसका इतना % निकालो, फिर इसको सॉल्व करो और फिर देखो कि कितने % इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें ये क्रमवार वृद्धि वाला लगाना है। जब हमें मालूम ही है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट करके एक तीसरी संख्या बन रही है और क्वेश्चन हमेशा इसी पे पूछेगा कि इस पे इतने % की वृद्धि कर दी जाए, इस पे इतने % की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ कि इस पे कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो जब हमें डायरेक्टली यहाँ से मालूम ही है कि दो वृद्धियाँ हो रही हैं और इनका गुणा होकर ये आ रहा है और इस पे वृद्धि पूछा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, पहले 10 की वृद्धि हो रही है, फिर 20 की वृद्धि हो रही है और प्लस है दोनों, प्लस 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 हो जाएगा, 10 गुणा 20 बट्टे 100। तो 0 से 0 0 2 ये आ गया, 30 ये आ गया, यानी कितने की आ गई, 32% की वृद्धि आ गई। तो ये डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, यानी क्रमवार वृद्धि हम हर उस क्वेश्चन में लगा देंगे जिसमें दो संख्याओं का प्रोडक्ट होकर कोई एक नई संख्या बन रही होगी और उस संख्या का वृद्धि वो तुमसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक से सिखाने का मतलब यही था कि हम थोड़ा ये समझ सकें कि ये लगाना कहाँ है। और देखिए कहाँ लगेगा, जैसे मान लो तुम्हारे ये क्षेत्रफल के क्वेश्चन होते हैं। क्षेत्रफल जैसे आयत का क्षेत्रफल ले लो, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L × B। तो एक बात बताओ, इन दोनों का गुणा होके ये बन रहा है, ऐसी L × B इन दोनों का गुणा बन के क्षेत्रफल बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी मैंने क्वेश्चन भी आपको लिखाया था, अगर लंबाई में वृद्धि दे दे, चौड़ाई में वृद्धि दे दे, तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, और ये गुणा होके ही तो क्षेत्रफल बन रहा है, यानी हम इन दोनों में डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, क्रमवार वृद्धि का लगा देंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वृद्धि ही का बोले, देखो ये तो एक कंसेप्ट समझाने के लिए लिखा है। हो सकता है कि वो तुमसे बोल दे कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो ये भी तरीका मैंने बता दिया। ये 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें 10% की कमी हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुणा 10 बट्टे 100 ऐसे भी निकाल लेंगे। तो ये तो 10 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करके 2, प्लस में 8% आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने लंबाई में 20% की वृद्धि करी और चौड़ाई में अगर 10% की कमी करी, तो भी हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, प्लस में 8% आ रहा है, यानी तो भी हमारा क्षेत्रफल 8% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में भी ये लग जाएगा। और कहाँ लगेगा, जैसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य दे रखा है, कोई वस्तु है उसका मूल्य दे रखा है कि कितने रुपए प्रति किलोग्राम है और कितना सामान, क्वांटिटी दे रखी है, यहाँ लिख लो खपत। तो इससे क्या निकल के आता है, हमारा खर्चा निकल के आता है, कुल खर्चा,
जैसे किसी सामान का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है मान लो, और वो हमने क्वांटिटी खरीदी है 2 किलोग्राम। तो अगर हमें खर्चा निकालना है तो इन दोनों का मूल्य का गुणा वस्तु है गुणा मूल्य, तो टोटल हमारा खर्चा आ जाएगा। तो हो सकता है कि इस पे भी वो क्वेश्चन बना देते कि खपत इतने % बढ़ जाए, मूल्य इतने % बढ़ जाए तो खर्चा कितने % बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही आके पूछेगा और यहाँ पर ये क्षेत्रफल पूछेगा। तो हमें कंसेप्ट ये समझना है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट होकर कोई तीसरी संख्या बन रही है तो इन दोनों में वो वृद्धि लगा के कमी लगाकर वृद्धि कमी लगाकर डायरेक्ट तुमसे पूछेगा कि इसमें कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, और तुम्हारा किस में क्वेश्चन बन सकता है ये डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ पर भी तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये बन रहा है, तो चाल में और समय में वो क्रमवार वृद्धि कमी जो भी करके वो पूछ लेगा कि दूरी कितने % बढ़ेगी या कमी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो गया, तीसरी संख्या बन रही है, यानी ये सारी कंसेप्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमसे 3 संख्याओं का प्रोडक्ट करके उसमें भी क्रमवार वृद्धि और कमी का कैसे कंसेप्ट लगेगा, अभी मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अब मान लो यहाँ पर 2 संख्याएं दे रखी हैं, अब 3 संख्या बन जाए। 3 संख्या जैसे आयतन होता है, जैसे घन का आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर यहाँ 2 संख्याओं का है तो 2 बार लगाएंगे, 3 संख्याओं का आ जाए तो 3 बार। सबसे पहले सीखिए कि 3 बार कैसे वृद्धि लगाएंगे। जैसे मान लो लगातार 10, 10 और 10% की 3 क्रमवार वृद्धियाँ हो रही हैं, तो वो किस एक वृद्धि के बराबर निकल के आएगी। ठीक है, यानी कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो कुल मिला के वो जो उसका पहले जो मूल्य था वो कितने % बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 ये आ जाएगा 21%। फिर इस वाले को ले आएंगे 10, फिर 21 इस दोनों का बन गया और इसका फिर मतलब जैसे 2 का लगाते हैं ना वैसे ही सॉल्व करना है। प्लस 21 गुणा 10/100 तो 31 ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके 2.1 ये हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 33.1%। तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि किसी वस्तु में अगर 3 क्रमवार वृद्धि लगाएंगे 10-10 की, तो वो कितने % बढ़ जाएगा, उसका मान 33.1% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर वो 10 बढ़ा दे, फिर 20 कर दे, 30 कर दे, तो कंसेप्ट वही है, पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इसका निकाल लेंगे। यानी पहले हमें 2 का ही निकालना है, इन दोनों का निकाल लो, एक वैल्यू आ जाएगी और इसका लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो 3 वाले हैं ये कहाँ पर लग सकते हैं तुम्हारे, 3 वाले जो हैं वो लगेंगे तुम्हारे आयतन में, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन दे रखी होती है, 2 विमाएं दे रखी होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर वर्ग की बात करें तो भुजा गुणा भुजा। और जो आयतन होता है उसमें 3 डायमेंशनल होता है फिगर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी इंक्लूड हो जाती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब भी बात करेगा 3 डायमेंशनल फिगर की, आयतन की बात करेगा तो हमें 3 का लगा देना है। ठीक है, और वो हम आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसको निकाल के बताना कि अगर हम किसी में पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 30% की वृद्धि कर रहे हैं और फिर 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये बताना है ये क्रमवार वृद्धियाँ हैं। तो आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर देके ये बताना है कि ये किस समतुल्य वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की, फिर 30% की, फिर 50% की, तो कुल मिला के उस वस्तु के मूल्य में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के बताना है। ठीक है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो। अब इसके बाद आपका आता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये आपका हो गया। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर परसेंट के जितने भी टाइप बनते हैं उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी कंसेप्ट सीखो। तो
सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको जो सीखना है वो ये है कि अगर देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस का कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि कंसेप्ट अगर आएगा तो क्वेश्चन कैसा भी बन जाए हम आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ए बी से 20% ज़्यादा कमाता है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता होगा। देखो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ए बी से 20% ज़्यादा कमाता है, तो हमें ये बताना है कि बी ए से कितने % कम कमाता होगा। तो कैसे करेंगे, ए बी से 20% ज़्यादा कमाता है, अब ए लिख लिया और बी लिख लिया। ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा कमाता है, बी से 20% ज़्यादा कमाता है, यानी अगर बी को हम 100 मान लेंगे, और 100 हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि परसेंटेज का बेस क्या होता है, 100 ही होता है। तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अगर मैंने ये 100 मान लिया, 20% ज़्यादा कमाता है, तो 100 का 20% 20 ही रहेगा, क्योंकि 100 का कितना % निकालोगे वैल्यू वही रहती है। 100 का 50% निकालूंगा तो वैल्यू 50 रहेगी। अब हमें यहाँ से दे रखा है कि ए बी से 20% अधिक कमाता है, तो बी अगर 100 होगा तो इससे ए 20% अधिक यानी 20 अधिक कमाता है, तो ए कितना कमाएगा, 120 कमाएगा। अब अगर इनको अनुपात में कन्वर्ट करना है तो अनुपात में कन्वर्ट कर लो। अनुपात में क्या होता है कि काट लेते हैं, सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं जब तक ये कटेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही कर दो। अब क्वेश्चन में पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कितना कम कमा रहा है, 20 कम कमा रहा है। अब किसके तुलना में बी कम कमा रहा है, जिसकी तुलना में बात होगी वो नीचे वैल्यू आएगी। बी ए से 20 रुपए कम कमा रहा है, तो किससे, ए से, जिसकी तुलना में बात होगी उसकी वैल्यू नीचे रखनी है, गुणा 100। 1/6 को परसेंट में सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 16 सही 2/3% आता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि वो वैल्यू हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अब इसको ऐसे नहीं कि इसको सॉल्व करते रहेंगे, डायरेक्टली हमें मालूम है कि 1/6 का फ्रैक्शन का परसेंट निकालते हैं तो 16 सही 2/3% आता है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन में बोल सकता है कि ए बी से 20% कम कमाता है, यहां मान लो कम दे दे, तो ये पूछ लेगा कि बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाता होगा। अब कैसे होगा, अब यहाँ पर ए बी से 20% कम कमाता है, ए बी से 20% कम कमाता है, यानी अब बी अगर 100 कमाएगा तो ये इससे 20% कम कमाने का मतलब है कि इससे 20 कम कमाएगा, तो ये 80 कमाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है कि बी ए से कितने ज़्यादा कमाता है, बी ए से जिससे पूछेगा उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रखनी है हमें। तो बी ए से कितना ज़्यादा कमा रहा है, 20 ज़्यादा कमा रहा है, तो जितना भी ज़्यादा कमाएगा वो ऊपर, ज़्यादा कमाए कम कमाए वो तो ऊपर रखना है, और नीचे जिससे कंपैरिजन करते हैं ना उसकी वैल्यू रखते हैं, गुणा कर देंगे 100 से, तो 20 चौक 80 और 1/4 या फिर इसको काट लो, कितना आ जाएगा 25%, यानी बी ए से 25% ज़्यादा रुपए कमाता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों को तो ये आता होगा, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा नया होगा, तो आप इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, क्योंकि यही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आगे चल के अच्छे क्वेश्चंस में हमारी बहुत हेल्प करेंगे।